सोचिए जरा, क्या चीज किसी साम्राज्य को एक ऐसा अजूबा बनाने पर मजबूर करती है जो सदियों तक खड़ा रहे। वैसे तो इतिहास के पन्ने पलटिए तो आपको ज्यादातर युद्ध, जीत और सियासत की ही कहानियां मिलेंगी। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा सामने आ जाता है ना, जो सच में इंसान को गहराई से झकझोर देता है। ये सोचना वाकई अद्भुत है कि कैसे असीमित और पंगु कर देने वाला शोक किसी तरह दुनिया की सबसे स्थायी और खूबसूरत भौतिक उपलब्धियों में से एक में बदल सकता है। एक ऐसा स्मारक जो केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि एक गहरे खालीपन और दर्द की नींव पर खड़ा किया गया था। अब देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों और निर्माण की उन भारी भरकम बारीकियों में जाने से पहले इसके असली मतलब को समझना बहुत जरूरी है। ये स्मारक शाश्वत प्रेम, कला और भक्ति का प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ ईंट, चूने और संगमरमर की बनी कोई आम इमारत नहीं है। ये एक गहरा जज्बात है जिसे लिटरली पत्थरों में उकेरा गया है। ये एक ऐसी कहानी है जहां वास्तुकला ने सीधे इंसान के दिल से बात करना शुरू कर दिया था। तो चलिए आज इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम जिस वास्तुकला के चमत्कार की उत्पत्ति को समझने जा रहे हैं वो है ताजमहल। हम उन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों को एक साथ लाएंगे जो बताते हैं कि कैसे 17वीं शताब्दी में भारत की धरती पर दुनिया का एक ऐसा अजूबा तैयार हुआ जिसकी चमक आज इतने सालों बाद भी बिल्कुल फीकी नहीं पड़ी है। पहला हिस्सा, उत्प्रेरक, एक शाही साझेदारी। मुगल राजवंश के 5वें शासक सम्राट शाहजहां और उनकी मुख्य पत्नी मुमताज महल, यहीं से ताजमहल के निर्माण का ये पूरा विचार पनपना शुरू हुआ था। उस युग की अगर बात करें तो अधिकांश शाही विवाह आमतौर पर सिर्फ राजनीतिक गठबंधनों या पॉलिटिकल अलायंसेस तक ही सीमित होते थे। लेकिन शाहजहां और मुमताज का रिश्ता बिल्कुल अलग था। ये एक सच्ची साझेदारी थी। मुगल रीति रिवाजों के अनुसार सम्राट की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन मुमताज महल उनके लिए पूरी तरह से अपूरणीय थीं। मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता था। वो सैन्य अभियानों में उनके साथ जाती थीं, बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक सलाह देती थीं और सबसे बड़ी बात, वो सम्राट के जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा थीं। और बस यहीं पर कहानी एक बेहद दुखद मोड़ ले लेती है। साल था 1631। बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का निधन हो गया। 1631 ये केवल एक वर्ष नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य के लिए ये सबसे बड़ा आघात था। इस एक घटना ने सम्राट शाहजहां को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया और उनका ये दुख इतना गहरा था कि उसने वास्तुकला के इतिहास की धारा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दूसरा हिस्सा, महाकाव्य उपक्रम, एक साम्राज्य के शोक की इंजीनियरिंग। इस अपार दुख के बीच सम्राट ने अपनी टूटी हुई आत्मा को एक ऐसे निर्माण परियोजना में लगा दिया जिसे दुनिया ने शायद पहले कभी देखा ही नहीं था। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1631 की उस दुखद घटना के ठीक एक साल बाद, यानी 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हो गया। 1643 तक आते आते जो मुख्य संरचना थी वो बनकर तैयार हो गई, लेकिन पूरे परिसर, उद्यानों और उस बारीक नक्काशी को पूरा होने में 1653 तक का समय लग गया। पूरा 22 साल का ये लंबा सफर, ये साफ दर्शाता है कि इस एक विजन को साकार करने के लिए कितने दशकों तक निरंतर धन और मेहनत की आवश्यकता पड़ी होगी। 20,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये उन कारीगरों, मजदूरों, इंजीनियरों और सुलेखकों की संख्या है जिन्हें पूरे भारत, फारस और ऑटोमन साम्राज्य से विशेष रूप से सिर्फ इस काम के लिए बुलाया गया था। एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए मानव संसाधन को किस विशाल पैमाने पर झोंक दिया गया था, ये 20,000 का नंबर उसका जीता जागता प्रमाण है। और अगर वो 20,000 की संख्या आपको हैरान नहीं करती तो इसे सुनिए। 1,000 निर्माण के लिए भारी पत्थरों और संगमरमर को ढोने के लिए 1,000 से अधिक हाथियों के पूरे बेड़े को जुटाया गया था। सोचिए, 17वीं सदी में जब कोई आधुनिक क्रेन या मशीनरी नहीं थी, तब इस तरह का लॉजिस्टिक्स मैनेज करना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तीसरा हिस्सा, उत्कृष्ट कृति, मुगल वास्तुकला के चमत्कार। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए एक बेहद शानदार नेतृत्व की आवश्यकता थी और ये जिम्मेदारी उठाई मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने। आपको पता है, ताजमहल की इंजीनियरिंग अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। यमुना नदी के बिल्कुल किनारे होने के कारण इस भारी चबूतरे को धंसने से बचाने के लिए एक बेहद गहरी और मजबूत नींव रखी गई। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं है? जी हाँ, उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है।
क्यों? ताकि अगर कभी तेज भूकंप आए तो वे मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या शानदार उदाहरण है ये। इस इमारत का हर एक हिस्सा बेमिसाल है। वो 73 मीटर ऊंचा विशाल प्याज के आकार का केंद्रीय गुंबद देख लीजिए, या फिर पूरी संरचना में दिखाई देने वाली वो परफेक्ट सिमेट्री, समरूपता और काले संगमरमर में उकेरी गई उत्कृष्ट कुरानिक सुलेख, ये सब मिलकर मुगल वास्तुकला का एक ऐसा बेहतरीन नमूना पेश करते हैं जहां ज्यामिति और कला का एकदम सटीक फ्लॉलेस मिलन होता है। और वो जो राजस्थान के मकराना से लाया गया सफेद संगमरमर था ना, वो केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि कलाकारों के लिए एक कैनवस था। इस पर पियाट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आसान शब्दों में कहूँ तो जेड, फिरोजा, लैपिस लाजुली और नीलम जैसे जो अर्धकीमती पत्थर होते हैं, उन्हें तराशकर संगमरमर के अंदर जड़ दिया गया, जिससे बेहद जटिल और खूबसूरत फूलों के डिजाइन बनाए गए। ये अद्वितीय शिल्प कौशल आज भी लोगों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, शाश्वत गूंज, रोचक तथ्य और विरासत। इतने वर्षों बाद भी ताजमहल के इर्द गिर्द ऐसी कई बातें हैं जो इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बना देती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये इमारत लगभग एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करती है। जी हाँ, दिन के समय और चंद्रमा के प्रकाश के आधार पर ये अपने रंग बदलती है। सुबह के समय ये एक हल्की गुलाबी आभा बिखेरती है, दोपहर की तेज धूप में बिल्कुल चकाचौंध करने वाले सफेद रंग में चमकती है और चांदनी रात में सुनहरे रंग में नहा उठती है। प्रकाश और पत्थर का ये जादुई खेल सच में देखने लायक होता है। अब इतिहास के पन्नों में कुछ अफवाहें भी दर्ज हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है काले संगमरमर के मकबरे की ऐतिहासिक किंवदंती। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की योजना यमुना नदी के ठीक उस पार अपने लिए बिल्कुल ताजमहल जैसा ही एक काले संगमरमर का मकबरा बनाने की थी। हालांकि वो योजना कभी पूरी तो नहीं हो सकी, लेकिन सच कहूं तो ये विचार आज भी इतिहास प्रेमियों की कल्पनाओं को एक अलग ही उड़ान देता है। 80 लाख? हर साल लगभग 70 से 80 लाख लोग इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक को अपनी आंखों से देखने आते हैं। ये आज केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक गौरव बन चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक सवाल जहन में जरूर उठता है, कैसे एक निजी त्रासदी, किसी का इतना पर्सनल दुख, एक इतने सार्वभौमिक और खूबसूरत प्रतीक में बदल जाता है। आज शाहजहां और मुमताज महल एक साथ उसी तहखाने में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन वे अपने पीछे छोड़ रहे हैं इस बात का जीवित सबूत कि जब असीम प्रेम और कला एक साथ मिलते हैं तो वे सचमुच समय की सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए पार कर जाते हैं।